हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप एंड ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, अदर पैरासोमनियास और अदर वेरियस उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। स्लीप एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग डिसऑर्डर एंड इस एमसीक्यूज। First MCQ. A 68-year-old man with systolic heart failure, left ventricular ejection fraction 35%, complains of poor sleep quality and excessive daytime sleepiness. His systolic heart failure is pharmacologically optimized. A sleep study reveals Kinstock respiration and 36 central apnea hypopnea episodes per hour. So, which of the following is the most appropriate therapeutic treatment option? CPAP, theophylline, adaptive servoventilation, NIV with a backup respiratory rate और acetazolamide। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 68-year-old मैन है विथ EF 35% मीन्स रिड्यूस्ड है, विथ पुअर स्लीप क्वालिटी और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस है। अब उसका जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है वो मेडिसिन या फार्माकोलॉजिकली से ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। पर यहाँ पे काइंस्टोक रेस्पिरेटरी रेट एंड 36 सेंट्रल एपनिया हाइपोपनिया एपिसोड्स पर आवर मींस पेशेंट को सेंट्रल स्लीप एपनिया है, ऐसा अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कोरिलेट हो रहा है। तो फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द सेंट्रल स्लीप एपनिया सीपैप यहाँ पे राइट आंसर आएगा। थियोफाइल एडेप्टिव सर्वोवेंट थियोफाइलिन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट थोड़ी बहुत मात्रा में करता है, बट वो इट्स नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सेंट्रल स्लीप एपनिया, तो वो तो नहीं है। एडेप्टिव सर्वोवेंटिलेशन पेशेंट विद सेंट्रल स्लीप एपनिया विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, एडेप्टिव सर्वोवेंटिलेशन हैज इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट, सो ये भी नहीं आएगा। एनआईवी विद बैकअप रेस्पिरेटरी रेट वो सेम, वो भी ये कंडीशन के अंदर एएसवी की तरह ही काम करेगा, तो डी भी नहीं आएगा। एसिटाजोलेमाइड भी यहाँ पे मोस्ट ट्रीटमेंट थेरापेटिक ऑप्शन नहीं है सेंट्रल स्लीप एपनिया में, तो यहाँ पे सीपेप आंसर आएगा। सेकंड एमसीक्यू। A 71-year-old woman is brought to the emergency department because she was found unconscious in her bed at the nursing home. She receives 4 liters per minute O2 by a nasal cannula. Arterial blood gases are drawn, pH 7.03, PaO2 17 kPa means 126 mmHg, SaO2 96%, PaCO2 19 kPa, it means 145 mmHg, HCO3 36.5 millimole per liter. Her previous pulmonary function test had shown FVC 40% predicted, FEV1 40% predicted, TLC 50% predicted, TLCO 30% predicted, and KCO 101% predicted. Her chest radiographs are shown below. ये एक्सरे है उनके द्वारा, एक PA व्यू और एक लेटरल व्यू। So what is the most likely underlying condition to have caused the patient's unconsciousness? Post-myelitis syndrome, opiate toxicity, COPD exacerbation, OHS means obesity hypoventilation syndrome और cardiogenic pulmonary edema। तो चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक्सरे में देखें तो यहाँ पे जो लेटरल एक्सरे है यहाँ पे काफी काइफोटिक डिफॉर्मिटी यहाँ पे दिख रही है। काइफोस्कोलियोसिस जैसा ज्यादा पे यहाँ पे दिख रहा है, स्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी थोड़ी भी और काइफोसिस भी है। काइफोस्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी हमको एक्सरे से मालूम पड़ रही है, राइट। फिर उसके पीएफटी देखेंगे तो पीएफटी के अंदर सब रिस्ट्रिक्टिव फीचर्स आ रहे हैं, पर केसीओ एलिवेटेड है, तो केसीओ कोई भी एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा लाइक काइफोस्कोलोसिस, न्यूमोनेक्टोमी और ओबेसिटी, जो जिनको सीवियर ओबेसिटी होगी उसके अंदर केसीओ जनरली इंक्रीज्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे केसीओ भी इंक्रीज्ड हो रहा है। और बाकी यहाँ पे जो एबीजी का हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे पीएच 7.03 है, PaO2 126 पर PaCO2 145 है, मतलब सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में चला गया है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा थोरेसिक हमको एबनॉर्मलिटी दिख रही है, एबीजी के अंदर रेस्पिरेटरी सीवियर एसिडोसिस भी दिख रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे पोस्ट पोलियोमाइलाइटिस सिंड्रोम आंसर आएगा, क्योंकि ये कंडीशंस के अंदर हम एक्स्ट्रा थोरेसिक इस तरीके का एक्सरे नहीं देख सकते, पेशेंट को ओपिएट टॉक्सिसिटी हो या सीओपीडी एक्सर्बेशन हो या ओएचएस हो या कार्डियोनिक पल्मोनरी एडिमा हो, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा पोस्ट पोलियोमाइलाइटिस सिंड्रोम, ए। Third one, a 38-year-old man has been diagnosed recently with Pompe disease associated with chronic hypercapnic respiratory failure due to respiratory muscle weakness.
He is started on enzyme replacement therapy and non-invasive ventilation with a bi-level positive airway pressure device, means BiPAP. Spontaneous time mode, inspiratory positive airway pressure means IPAP 19 mbar corresponding to 19 centimeter of H2O. Expiratory positive airway pressure EPAP 5 mbar. Backup rate 12 per minute. Inspiratory time 0.6 to 1.2 second and inspiratory trigger sensitivity high. 3 months later, he reports improvement of limb muscle weakness but poor sleep quality associated with a feeling of hyperinflation and discomfort when using the ventilator. Arterial blood gas analysis on spontaneous ambient air breathing shows pH 7.39, PaCO2 5.47 means 41 mmHg, bicarbonate concentration 26.5 millimole per liter means PaO2 9.81 kPa means 74 mm of Hg. SpO2 95%. When breathing on the ventilator, arterial blood gas analysis shows pH 7.55, PaCO2 26 mmHg, bicarb concentration 24.8 millimole per liter. Previous one was 26.5 millimole per liter. PaO2 88 mm of Hg means 11.7 kPa and SpO2 99%. The data downloaded from the ventilatory memory reveal average use 7.54 hour per night, median VE 7.6 liter per minute, median respiratory rate 12 breaths per minute and 95% mandatory breaths. So which of the following is most likely to improve the condition? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो पेशेंट को तो पहले पॉम्पे डिसीज के साथ है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है वन टाइप ऑफ, राइट। तो इसके अंदर क्रोनिक हाइपरकेप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर और मसल वीकनेस है उसकी वजह से। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई है और एनआईवी स्टार्ट किया है एसटी स्पॉन्टेनियस टाइम मोड मींस एसटी मोड के अंदर। आईपीएफ यहाँ पे 19 रखा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। नॉर्मली हम 5 से 15 के बीच से आईपीएफ स्टार्ट 10-15 mm ऑफ मीन सेंटीमीटर ऑफ H2O से हम स्टार्ट करते हैं और ईपीएफ 5 रखते हैं इनिशियल सेटअप एनआईवी के अंदर। बैकअप रेट बराबर है, बाकी का सब बराबर। बट आफ्टर 3 मंथ्स पेशेंट को लिम्ब मसल वीकनेस इंप्रूवमेंट हो गया है बट पुअर स्लीप क्वालिटी है और फीलिंग ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन एंड डिस्कम्फर्टनेस है व्हेन यूजिंग वेंटिलेटर, जब वेंटिलेटर यूज कर रहा है तब। अब उसका हम एबीजी देखें, रूम एयर पे ये एबीजी आ रहा है बट वेंटिलेटर पर हम जब रखे तो 7.39 का 7.55 हो गया है यहाँ पे, और जो उसका PaCO2 है वो 26 हो गया है, मतलब थोड़ा हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है ऐसा मालूम पड़ रहा है। और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पेशेंट को ये फीलिंग ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन एंड डिस्कम्फर्ट व्हेन यूजिंग द वेंटिलेटर महसूस हो रहा है, क्योंकि PaO2 और बाइकार्ब कॉन्सेंट्रेशन तो नॉर्मल ही है ऑब्वियसली। तो अगर पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो रहा है तो अगर हाइपर वेंटिलेशन को कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे उसका सीधा आंसर आएगा डिक्रीज आईपैप। यहाँ पे आईपैप जो 19 है उसको कम करना पड़ेगा, उसकी वजह से पेशेंट को जो हाइपर वेंटिलेशन है वो कम आ जाएगा, उसकी पीएच भी थोड़ी एसिडोटिक हो जाएगी, आप उसका PCO2 थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि उसका SpO2 वगैरह नॉर्मल ही है, PO2 भी नॉर्मल है। तो डिक्रीज आईपैप इज द राइट आंसर। Fourth one, a 62-year-old patient with COPD, Gold Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Grade 4 with chronic hypercapnic respiratory failure on long-term NIV, reports new onset nocturnal dyspnea, morning headache and fatigue. He denies fever, any change in cough or sputum production or chest pain, and he confirms regular nocturnal use of the ventilator. Arterial blood gas analysis on spontaneous room air breathing shows pH 7.44, PaCO2 6.5 kPa, 49 mm of Hg, bicarb concentration 28 millimole per liter, PaO2 7.4 kPa, 56 mm Hg, SpO2 91%. Data from the ventilator memory confirm regular use of the ventilator for 6.5 hour per night on average. Details of the representative night are shown. तो यहाँ से रात के तकरीबन 9:30 से 6:30 बजे तक की स्लीप का डेटा, प्रेशर, फ्लो, वॉल्यूम, वेंटिलेशन कितना हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम क्या हो रहा है जो अलग अलग टाइम के हिसाब से, ब्रेथ रेट, उसका रेशियो, स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, लीक फ्लो सब यहाँ पे दिखा गया है। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द पेशेंट कंप्लेंट्स? ओके, एक बार सब पहले कंफर्म कर ले, COPD है, क्रोनिक हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर है, लॉन्ग टर्म NIV पे है, न्यू ऑनसेट नॉक्टर्नल डिस्निया,
मॉर्निंग हेडेक एंड फटीग हो रहा है, उसको फीवर वगैरह कुछ नहीं है बट न्यू ऑनसेट ब्रेथलेसनेस और थोड़ा मॉर्निंग हेडेक एंड फटीग है। अब सबसे पहले एबीजी रूम एयर पर 7.44, मतलब ये नॉर्मल रेंज में है, ये थोड़ा एलिवेटेड है, और 56 है, मतलब ये थोड़ा कम है, मतलब हाइपर कैपनी, थोड़ा हाइपर हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, थोड़ा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। SpO2 95%। ओके, तो अगर हम यहाँ पे उसके वैल्यूज और उसके ग्राफ्स देखें तो यहाँ पे एक हम चीज देख सकते हैं कि जब भी लीक आ रहा है, जब भी लीक के एलिवेटेड जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है, सपोज कि ये है, फिर ये भी है, ये भी है, तब उसका टाइडल वॉल्यूम कम हो रहा है। पेशेंट को लीक, सबसे लीक फ्लो सबसे ज्यादा ऊपर तरफ लग रहा है, ये हम देख सकते हैं कितने सारे लीक फ्लो के पिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसके जो कोइंसिडेंटली उसके साथ साथ टाइडल वॉल्यूम भी उसका कम हो रहा है। साइमल्टेनियसली हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पेशेंट को जो नई कंप्लेन हो रही है उसका मोस्ट कॉमन रीजन है हाई अनइंटेंशनल लीक्स, तो ए आंसर आएगा यहाँ पे। A 48-year-old sleepy patient with arterial hypertension, means systemic hypertension, type 2 diabetes mellitus and obesity, BMI 48.4, means severe obese patient, is referred to your sleep lab. The polysomnography, transcutaneous capnometry, PTCCO2 and capillary blood gas analysis are shown below. Obstructive AHI 98 events per hour, mean SpO2 90%, difference in maximal, minimal, nocturnal PTCCO2 8 mmHg, PaO2 at night 58 mmHg, PaCO2 at night 48 mmHg, daytime PaO2 59 mmHg, daytime PCO2 46 mmHg. So which initial therapy would be the most appropriate? तो काफी सिंपल आंसर है, पेशेंट को सीवियर ओबेसिटी है और उसका जो ऑब्स्ट्रक्टिव AHI है वो 98 है, मतलब स्लीप स्टडी के फाइंडिंग के हिसाब से भी पेशेंट सीवियर ओबेसिटी के अंदर कोरिलेट हो रहा है, फिट उसके अंदर आ रहा है। तो सिंपल आंसर है, इनिशियल थेरापी सीपेप आएगी और लॉन्ग टर्म पेशेंट को इंप्रूवमेंट करने के लिए उसको वेट लॉस करना पड़ेगा। तो व्हाट विच इनिशियल थेरापी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट? सो आवर आंसर इज ए, सीपेप। Sixth one, a 55-year-old male former smoker, 40 pack years, complains of excessive daytime sleepiness. His BMI is 31 kg per meter square and he has systemic hypertension. He feels unfreshed in the morning but he doesn't report morning headaches. His wife reports that he is a snorer. Arterial blood gases showed normocapnia. Overnight oximetry showed an oxygen desaturation index of 36 events per hour. So which is the most appropriate initial treatment? Oral appliance, diet and exercise, advice alone means conservative therapy, or upper airway surgery, CPAP और NIV. So again पेशेंट का BMI 31 है, मतलब वो ओबेसिटी के अंदर तो फिट आ ही रहा है, ब्लड प्रेशर भी है और एक्स मतलब कंटिन्यूस फॉर्मर एक्स स्मोकर भी है, उसको एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस है, अनफ्रेश इन द मॉर्निंग एंड डजंट, पेशेंट को अनफ्रेश इन द मॉर्निंग भी है, और वाइफ बोल रहा है कि वाइफ उनकी जो बोल रही है वो स्नोरर है, ऐसा भी उसकी हिस्ट्री से कोरिलेट हो रहा है। और ओवरनाइट ऑक्सीमेट्री के अंदर ऑक्सीजन डिसैचुरेशन इंडेक्स, जिसको ODI बोलते हैं, वो 36 इवेंट्स पर आवर, उसको हम AHI के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो 36 इवेंट्स पर आवर इट मींस इट इज द सीवियर OSA। तो यहाँ पे अगेन जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पे भी इनिशियल ट्रीटमेंट सीपेप ही आएगी, सो डी इज द राइट आंसर। दूसरी जो कि ओरल अप्लायंस है या जो मैंडिबुलर एडवाइजमेंट डिवाइस है वो सेकेंडरी आएगा आफ्टर यूजिंग सीपेप। बाकी के हम डाइट और एक्सरसाइज एडवाइस अलोन से पेशेंट का AHI इतना कम नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टर्म पेशेंट को स्लीप हाइजीन वगैरह वगैरह तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इनिशियल ट्रीटमेंट तो सीपेप आएगी। A 52-year-old man is treated with auto-titrating CPAP, pressure setting 8 by 18 cm H2, RAM 20 minutes for OSA. He tolerates the treatment very well and complains of mild residual daytime sleepiness. Epworth sleepiness score of 12 points. A download of the memory of the CPAP device shows the following values from the previous 6 months. Mean CPAP use 5 hour per 24 hour, use for greater than 4 hour on 80% of nights. 95th pressure percentile 7.9 centimeter H2O and a residual AHI assessed by the CPAP machine of 14 events per hour.
AHI obstructive 12 events per hour and AHI central 2 events per hour. The results of nocturnal pulse oximetry and examples of recording from the CPAP machines are shown in figure. ये जो फर्स्ट फिगर है वो है नॉक्टर्नल पल्स ऑक्सीमेट्री एंड ऑटो टाइट्रेटिंग सीपैप। जो सेकंड वाली है वो है सीपैप प्रेशर प्रोफाइल और जो थर्ड है वो सीपैप मास्क लीकेज है। सो व्हाट डू यू एडवाइज? Switch to constant pressure of 12 cm H2O, increase the auto titrating pressure range to 10 to 20 cm H2O, decrease the auto titrating pressure range to 5 to 15 cm H2O, switch to adaptive servo ventilation mode और increase the RAM to 60 minute। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो यहाँ से ही आंसर मिल जाएगा। एक तो पेशेंट को ऑटो टाइट्रेटिंग सीपैप पे मेजॉरिटी ऑफ द जो न्यू एनआईवी यहाँ पे है उसके अंदर रैम फीचर आता है जिसके अंदर प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जो भी ऑटो सीपैप हो ना वो रैम फीचर अच्छा है ताकि पेशेंट उससे कोरिलेट हो जाए, उसके ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो टॉलरेट अच्छे से मास्क या उससे कर पाएगा। तो हम यहाँ पे रैम तो 20 मिनट है, प्रेशर सेंडिंग 8/18 सेंटीमीटर H2O रखा गया है। ट्रीटमेंट वेरी वेल उसको पहले से टॉलरेट हो रही है, माइल्ड रेसिडुअल डे टाइम स्लीपीनेस है। पर अगर उसको हम आफ्टर जो मतलब बाकी का आफ्टर जो 6 मंथ के बाद का उसको देखें तो यहाँ पे 95th प्रेशर परसेंटाइल वो 7.9 सेंटीमीटर H2O है, राइट। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है वो थोड़ा उसको मतलब कम जा रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम पेशेंट को ये प्रेशर से उसको एडिक्वेट वेंटिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कम पड़ रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। और थोड़ा AHI भी इंक्रीज है, 14 इवेंट्स पर आवर है। और उसके जो तीनों ग्राफ हम देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन नॉक्टर्नल जो पल्स ऑक्सीमेट्री है उससे है, बाकी का जो है सीपैप प्रेशर है ये वाला सेकंड बी, और जो सी है वो सीपैप मास्क लीकेज है। तो यहाँ पे अगर हमको पेशेंट को प्रेशर है वो 18 सेंटीमीटर H2O 95th प्रेशर परसेंटाइल पे आ रहा है तो हमको उसको ये प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना चाहिए ताकि उसका AHI इंप्रूव कर सके और उसकी जो उसके रिलेटेड जो उसका जो कॉम्प्लिकेशन है, जो उसके कंप्लेंट्स है वो भी उससे रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हम टर्न बाय टर्न सब ऑप्शंस देखें तो कांस्टेंट प्रेशर 12 सेंटीमीटर H2O तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 18 तो हमको रखना ही है, राइट। और 10/20 से आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी एक बार फिर भी देख लेते हैं, डिक्रीज ऑटो टाइट्रेटिंग प्रेशर तो 5/15 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि 18 से हमको रखना है इसलिए। एडेप्टिव सर्वो वेंटिलेशन से भी प्रॉपर वेंटिलेट नहीं होगा और इंक्रीज रैम टू 60 वो भी नहीं आंसर। तो यहाँ पे इंक्रीज द ऑटो टाइट्रेटिंग प्रेशर रेंज टू 10 to 20 सेंटीमीटर H2O, बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। पर हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सबसे मेन चीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।